ट्वेल्थ क्लास का राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत। दो ध्रुवीय व्यवस्था को समझने से पहले आपको थोड़े से रूस के इतिहास के ऊपर जाना होगा। रूस के अंदर पहले जार का शासन था। 1917 में रूस के अंदर व्लादिमीर लेनिन के माध्यम से क्रांति हुई और रूस में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद धीरे धीरे रूस ने अपने आप को सोवियत व्यवस्था के रूप में चेंज किया और द्वितीय महायुद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में दो महाशक्तियां रह गई। एक अमेरिका जो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधि था और दूसरे तरफ सोवियत यूनियन या सोवियत संघ। हम इस पाठ में सोवियत व्यवस्था के बारे में तो पढ़ेंगे ही और साथ में यह भी पढ़ेंगे कि जब दुनिया शीत युद्ध के दौरान दो भागों में बटी, एक भाग अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था था तो दूसरा भाग सोवियत यूनियन वाली व्यवस्था कम्युनिस्ट सरकार की थी। तो उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां हुई जिन्होंने शीत युद्ध को भड़काया भी, आगे भी बढ़ाया और 1991 तक आते आते ये दुनिया जो दो भागों में बटी हुई थी जिसे हम दो ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं, उसका 1991 के आते आते अंत हो गया। इससे पहले हमें कुछ की पॉइंट समझने होंगे जिन्होंने 1945 से लेकर 1990 तक के समय में शीत युद्ध को या दो ध्रुवीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये देखते हैं कि रूस में क्रांति 1917 में होती है और सोवियत संघ के रूप में रूस अपने आप को चेंज कर देता है। 1961 में बर्लिन दीवार बनती है जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा ज्वलनशील उदाहरण माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में बस एक साल ही बाद घटना घट जाती है जो शीत युद्ध को और बढ़ा देता है। लेकिन फिर इन 30 सालों में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण बर्लिन दीवार 9 नवंबर 1989 को गिर जाता है और 1991 को आते आते सोवियत यूनियन के पतन के साथ ही सोवियत यूनियन के 15 गणराज्य टुकड़ों के रूप में नए स्थापित हो जाते हैं और शीत युद्ध का अंत या दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो जाता है। दो ध्रुवीय व्यवस्था के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सोवियत व्यवस्था क्या होती है। सोवियत व्यवस्था सोवियत संघ में थी। इसमें कम्युनिस्ट सरकार होती है, राज्य का हस्तक्षेप होता है और मजदूरों का बोलबाला होता है। इसके विपरीत जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसका प्रवर्तक या प्रतिनिधि देश अमेरिका था और इसमें पूंजीवादी सरकार थी और इसमें राज्य का हस्तक्षेप इतना देखने को नहीं मिलता। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि जब मैंने यहाँ पे पूंजीवादी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोवियत व्यवस्था बताया तो मैंने दोनों व्यवस्थाओं को बताते हुए एक चीज का जिक्र किया है और वो है एक तरफ जहां अमेरिका में पूंजीवादी सरकार है तो वहीं पे सोवियत व्यवस्था में कम्युनिस्ट सरकार है। यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमेरिका और सोवियत संघ में था जिसके कारण 45 सालों तक शीत युद्ध खिंच गया। अमेरिका ये समझता था कि सोवियत की जो आइडियोलॉजी है उसके लिए खतरनाक है और सोवियत ये समझता था कि जो पूंजीवादी अमेरिका की जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है वो उसके लिए खतरनाक है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने सोवियत संघ में सुधार आखिर लागू क्यों किए। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि दुनिया में परिवर्तन हो रहे थे। खुद मिखाइल गोर्बाचोव चाहते थे कि सोवियत संघ भी उस परिवर्तन से जुड़े। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव ने इसलिए भी सुधार लागू किए क्योंकि वहां के लोग व्यक्तिगत अधिकारों की मांग, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे। साथ ही खुद मिखाइल गोर्बाचोव को ये लगता था कि वो सोवियत संघ में सुधार लागू करते हैं तो सोवियत संघ दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से और तेजी से बढ़ेगा। इसके तहत उन्होंने
सोवियत संघ में दो महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, जिसे हम हिंदी में खुलेपन और पुनर्गठन की नीति भी कह सकते हैं, जिसका सोवियत संघ पे आगे चल के बहुत दूरगामी परिणाम पड़ा। अब बहुत लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत संघ के पतन के पीछे मिखाइल गोर्बाचोव के ये दो सुधार, जिसे हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें ये आता है कि सोवियत संघ के विघटन या पतन के क्या कारण थे। एक तो सोवियत संघ बहुत विशाल देश था, दूसरा वहां के लोगों को बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, तीसरा लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे, चौथा वहां पे आर्थिक संकट आ चुका था, और पांचवा मिखाइल गोर्बाचोव के खुलेपन और पुनर्गठन की नीति के लागू करने के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रूस का साथ छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, रूस हमारा परंपरावादी मित्र है, उसने हमारी हर तरह से हमेशा मदद की है। 1970 से लेके अब तक भारत के साथ वो एक अटूट दोस्त की तरह खड़ा रहा है। राजनीति का क्षेत्र हो तो उसने हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग किया, आर्थिक का क्षेत्र हो तो भारत के अंदर उसने कई तकनीकी मदद बड़े बांधों को बनाने के लिए दिए, सैनिक के क्षेत्र में अगर मदद की बात हो तो भारत के पास 70% आज भी हथियार रूस या पूर्व सोवियत संघ के दिए हुए हैं। तो कभी भी हमें अमेरिका को सामने रखते हुए रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को खत्म नहीं करना चाहिए। इसके अंदर एक और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, क्यूबा मिसाइल संकट। सोवियत संघ की जो मिसाइलें थी वो सीधे अमेरिका पे आक्रमण नहीं कर सकती थी, इसलिए सोवियत संघ ने 1962 में, जब सोवियत संघ में खुर्चेव राष्ट्रपति थे, अपनी मिसाइलें अपने मित्र राष्ट्र क्यूबा में लगा दी। अब क्यूबा में मिसाइलें लगाने से जो अमेरिका था नाराज हुआ, और अंत में जब परमाणु युद्ध की नौबत आ गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल के बाद सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें क्यूबा से हटा ली और दुनिया तीसरे महायुद्ध होने से बच गया।